बाकी सब ठीक है, ठीक है। चलिए आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो मुगल वंश है, या कहें कि मुगल वंश की स्थापना तो हुआ बाबर के बारे में, बाबर से, लेकिन उसमें एक सबसे मेन पार्ट आता है अकबर का। तो दोस्तों अकबर जो है इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोगों से मैं बता दूं कि ये क्लासेस जो हैं वो हमारी मंडे से रेगुलर हो जाएगी, टाइम से आप लोगों को शेड्यूल मिल जाया करेगा। इसके लिए आप सब पायनियर प्लस एकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिससे नोटिफिकेशन बेल, जिससे आप लोगों को पता चलता रहेगा और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इंतज़ार करने के लिए। आप सब काफ़ी दिनों बाद कई लोगों से बात हो रही है, हाँ जैसे जी जी जी, ठीक है ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और क्षमा चाहते हैं फिर से एक बार कि लेट हो गया, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा था इस वजह से। तो दोस्तों जैसे कई लोग पढ़े होंगे हमारे साथ, या फिर कई लोग पहली बार पढ़ रहे हैं या जुड़ रहे हैं यहाँ से, तो मैं बता दूं आप लोगों को कि 1526 ईस्वी में मुगल वंश की नींव रखी जाती है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं हम लोग 5-10 मिनट। तो 1526 ईस्वी में मुगल वंश की नींव रखी जाती है बाबर के द्वारा, यानी बाबर जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में आता है, और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है, जिसमें दिल्ली सल्तनत का लोधी वंश का अंतिम शासक है जिसका नाम है इब्राहिम लोधी। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, और इसी समय इब्राहिम लोधी की हत्या कर दी जाती है युद्ध के मैदान में ही, और उसके बाद मुगल वंश की नींव स्टैब्लिश हो जाती है। उसी में बहुत सारे रूलर आते हैं, बहुत सारे किंग आते हैं, जैसे कि बाबर आया जो 1526 यानी 1526 से लेकर के 1530 तक रहेगा। फिर उसके बाद उसका बेटा हुमायूं 1530 से लेकर के 1556 या 55 तक रहेगा। फिर उसके बाद तीसरा एक शासक है जिसका नाम है अकबर। अब ये अकबर आएगा और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करता है, और ये बढ़ाता ही चला जाता है, साम्राज्य इसकी बढ़ती चली जाएगी। जी एक बार आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आवाज आ रही है कि नहीं मेरी, आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी ठीक है, एक बार मुझे बताते जाइए जिससे मैं आगे बढ़ूं। मैंने कहा एक बार, जी जी ओके ओके, जी प्रिया जी, सचिन जी, ठीक है, साउंड ओके है, थैंक यू सो मच रोहित जी, ठीक है, आ रही आवाज, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने कहा कि अकबर जो है वो 1556 में, होता क्या है कि हुमायूं की मृत्यु होती है, या कहें कि 1555 ईस्वी में एक दिल्ली में एक शेरे मंडल नामक पुस्तकालय है, पुस्तकालय भवन है, जहां पर वहीं की सीढ़ियों से गिरता हुआ ये गिर जाएगा, और वहीं पे इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो अकबर है, ये जो अकबर है आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे कि 1526 से लेकर के 1530 तक बाबर है, फिर उसके बाद हुमायूं है, फिर अकबर है। आज अकबर का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, बाकी धीरे धीरे हम लोग पढ़ते रहेंगे, इसके बारे में आगे जानकारी लेते रहेंगे। और जो बेसिक है वो हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे, बशर्ते एक आज एक इंटरेक्ट हो जाए आप लोगों से, और थोड़ी बहुत हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लें। तो मंडे से हम लोग प्रॉपर इस क्लास को लेके आ रहे हैं, और आप लोग वहां से जुड़िएगा। तो अकबर जो है, हम बात कर रहे थे, इस समय कालानौर एक जगह है, जब हुमायूं की मृत्यु होती है 1526 ईस्वी में, उसी समय, सॉरी 1555 ईस्वी में, उसी समय अकबर जो है वो कालानौर नामक जगह पर एक सूबेदार या कहें गवर्नर के पद पर है।
अब यहीं पे अकबर अपनी सेनाओं को लेकर के निकल जाएगा और इधर से आगरा और दिल्ली को कब्जे में कर लिया है आपके एक शासक है जिसका नाम है हेमचंद, जिसे हेमू भी कहा जाता है। उसे हराना है या उसे हटाना है। अकबर चाह रहा है कि दिल्ली और आगरा जो है उसे किसी तरीके से मैं कब्जे में ले लूं। इसी क्रम में वो आगे बढ़ा और पानीपत नामक जगह पर दोनों मिलेंगे, यानी अकबर की सेना और उधर से हेमू की सेना दोनों आकर के आमने सामने खड़ी हो जाएंगी और यहीं पर एक बैटल होगा जो कहलाएगा सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, यानी पानीपत का द्वितीय युद्ध। अब ये जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है, ध्यान से समझना दोस्तों कि क्या क्या क्वेश्चन यहां से बनते हैं। क्वेश्चन यहां से बनता है कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ वो कब हुआ, किसके किसके बीच में हुआ। ठीक है, तो कई लोगों को लगता है कि इस युद्ध में अकबर ने पार्टिसिपेट किया था और कई लोग डायरेक्ट ये ऑप्शन में भी दिया होता है कि अकबर और हेमचंद, तो उन्हें लगता है कि अकबर ही इसमें होगा। तो अकबर नहीं है, इसमें ध्यान रखिएगा। इसमें अकबर की एक सेना यानी कि सेनापति है जिसका नाम है खान जमान और एक है जिसका नाम है बैरम खान। ये दोनों सेनापति होते हैं अकबर की तरफ से और दूसरी तरफ से होता है आपका हेमू या हेमचंद। इन दोनों के बीच में 1556 ईस्वी में एक बैटल होगा जिसे कहा जाएगा सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। अब जरा समझिए कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जब हुआ तो इसका मतलब है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत भी हुआ होगा। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था वो आपका हुआ था 21 अप्रैल 1526। ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट बैटल कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। वो किसके साथ हुआ था? तो वो हुआ था आपके बाबर और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक है जिसका नाम है इब्राहिम लोदी के बीच में। तो यहां पर सेकेंड बैटल होगा और इसी युद्ध के बाद अकबर की सेना यानी बैरम खान के द्वारा हेमू या हेमचंद की हत्या कर दी जाएगी, जिसके बाद दिल्ली और आगरा पर फिर से मुगल वंश के या कहें अकबर का शासन स्थापित हो जाएगा। यहीं से 1556 से लेकर के 1605 तक यानी 1605 ईस्वी तक अकबर शासन करेगा और अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर देगा। तो देखते हैं इसमें, जैसे अगर आप देखें तो हाँ, एक चीज और बता दें कि कई लोगों को ये इस बार के लिए मैं प्रॉब्लम हो सकती है कि इंग्लिश में ये नेक्स्ट टाइम से हम बाइलिंगुअल लेके आएंगे। ठीक है, ये आपको बाइलिंगुअल मिलता रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में, जिससे खास करके कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको दिक्कत ना हो, जो दिल्ली पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जो दिल्ली पुलिस की खास करके तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए दोस्त, दिल्ली पुलिस के लिए ये याद रखिएगा कि दिल्ली से रिलेटेड जितने एग्जाम है, यानी जो भी आपका दिल्ली पुलिस का हो या XYZ और भी आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश ये पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि आप एक स्ट्रेटेजी बनाइए कि मुझे जिस चीज की तैयारी करनी है उसी चीज के लिए वहां का हिस्ट्री पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो वहां के हिस्ट्री में मतलब दिल्ली सल्तनत हो गया आपका 1206 से लेकर के 1526 तक, और फिर 1526 से लेकर के आपके औरंगजेब यानी 1705 तक। यहां तक के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं खास करके दिल्ली पुलिस के लिए। बाकी आप लोगों को धीरे धीरे करके सारी चीजें यहां पर मिलती रहेंगी और बताते रहेंगे हम लोग, कि जो जानते हैं मुझे, जो पहले से पढ़ रहे हैं मुझसे, वो भी जानते हैं कि आपके एग्जाम से रिलेटेड चीजें आपको ओरिएंटेड चीजें, फालतू की चीजें नहीं कि हाँ मतलब कि ये भी पढ़ लेना, ये भी पढ़ लेना, वो चीजें जो आपके लिए बेस्ट होगी। तो खैर, तो यहां पर अगर आप देखें कि इन 1556 हुमायूं डाइड जस्ट मंथ्स आफ्टर रीटेकिंग दिल्ली, और उसके बाद 13 वर्ष की उम्र है, यानी अकबर का जो उम्र है वो 13 वर्ष का ही है लगभग, क्योंकि ये 1542 में इसका बर्थ होता है यानी जन्म होता है, और वहीं से 13 साल के बाद ये गवर्नर हुआ करता था कालानौर का, और आकर के ये शासन स्थापित कर लेगा। अब
जो मैंने कहा कि बैरम खान, तो दोस्तों इसके बारे में समझना, बैरम खान से कुछ क्वेश्चन जरूर आते हैं और जो काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं हमारे आपके लिए, कि बैरम खान वाज द गार्जियन ऑफ अकबर। ध्यान से रखिए, ध्यान रखिएगा कि बैरम खान जो था वो अकबर का गार्जियन होता है। कब से कब तक, तो वो भी समझ लेना कि बैरम खान जो गार्जियन है वो आपका 1556 से लेकर के 1560 तक, 1556 से लेकर के 1560 ईस्वी तक बैरम खान एक गार्जियन के तौर पर वर्क कर रहा है, कार्य कर रहा है, किसके साथ? अकबर के साथ। अब जरा यहां पर ध्यान से देखें तो भाई ये जो क्रम है आपका बैटल ऑफ पानीपत, इसमें देखें हमने बात क्या किया कि अकबर की तरफ से कौन कौन पार्टिसिपेट किया था। तो अकबर की तरफ से पार्टिसिपेट करने वाले दो सेनापति थे, एक का नाम था खान जमान और दूसरे का नाम था आपका बैरम खान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैटल ऑफ पानीपत से दो तीन चीजें देख लीजिए क्या इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके, कि 1556 में ये सेंचुरी में ये हुआ, और उसके बाद आदिल शाह या जनरल ऑफ आदिल शाह जो चीफ मिनिस्टर होता है हेमू का, उसके बीच में, यानी हेमू का सेनापति पूछा जाता है, ये भी ध्यान रख लेना, खास करके जो एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, कि हेमू का जो सेनापति था उसका नाम आदिल शाह था। और दूसरी चीज, ही डिफीटेड द मुगल्स नियर दिल्ली, ऑक्यूपाइड द सिटी। पानीपत जो आपके हरियाणा में पड़ता है, यानी कि दिल्ली के नजदीक ही है। अब यहां से दो तीन चीजें कि अंडर, यानी कि बैरम खान, जो हमने अभी डिस्कस ही कर लिया था कि बैरम खान के अंडर में ये लड़ा गया और उसके बाद हेमू को मार दिया गया। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जाना गया, और फर्स्ट भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, और उसके बाद बैरम खान ने आगरा और दिल्ली को अपने कब्जे में कर लिया। अब यहां से अकबर की जो कैपिटल होगा वो आगरा बनाया जाएगा। दो तीन चीजें ये भी ध्यान रखें कि आगरा जो है वो, आगरा के एस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना किसने किया था। अगर प्रश्न ये बनता है, ये आता है, कई बार क्वेश्चन आते हैं कि आगरा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। जरा एक बार मुझे कमेंट करके, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आगरा की स्थापना किसने और कब किया था, फटाफट। हाँ रोहित जी, जो 30 अप्रैल है बच्चे, वो 30 अप्रैल आप जो कह रहे हैं, ये 30 अप्रैल 1526 ईस्वी को इसने स्थापना किया था, लेकिन 21 अप्रैल को इसने बैटल ऑफ पानीपत, यानी कि बाबर की एंट्री जो होती है वो 21 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, तो 30 अप्रैल को ये एस्टेब्लिशमेंट किया था, उसने अपनी स्थापना किया था। चलिए बता दीजिए एक बार। सिकंदर लोदी ने, ठीक है, कब किया था? वेरी गुड। लोदी तो 3 शासक हुए ना, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी और बहलोल लोदी। 1504। वेरी गुड सीवी, बहुत बढ़िया। 1504 ईस्वी में इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। ठीक है, और उसके बाद 1506 हमने ये भी पढ़ा है, या पढ़ाएंगे आगे चल के, पढ़ेंगे कि 1506 ईस्वी में इसने ट्रांसफर किया था दिल्ली से लेकर के, या कहें दिल्ली से ले जाकर के सिकंदर लोदी ने आगरा को अपना। ठीक ठीक ठीक, सिकंदर लोदी, ठीक है। अब आगे समझते हैं। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, रोहित जी, हाँ क्वेश्चन क्लियर हुआ कि जो 30 अप्रैल लिखा हुआ है बच्चे, वो 30 अप्रैल का मतलब है कि 30 अप्रैल को इसने अपने इस्टेब्लिशमेंट यानी कि साम्राज्य की स्थापना किया था। लेकिन 21 अप्रैल को ये भारत में एंट्री किया था। जो पानीपत का युद्ध पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आपका कि कब हुआ था, तो वो होगा आपका 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, ठीक है, अकबर ने अब जब 1556 में एंट्री कर जाता है और वो उसके बाद यानी साम्राज्य की एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है, तो यहां से साम्राज्य की एस्टेब्लिशमेंट होने के बाद अकबर कुछ चीजें क्या क्या करता है वो हम समझ लेते हैं, कि जहां से प्रश्न बनते हैं, जहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न यानी कि हमारे लिए अराइज होते हैं, या क्वेश्चन हम लोग अक्सर भूल जाते हैं और वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं दोस्त। तो होता क्या है
कि अकबर जब भारत में एंट्री करता है, यानी कि अकबर जब दिल्ली पर एंट्री करता है, खास करके साम्राज्य की स्थापना करता है, तो 1560 ईस्वी में बैरम खान के सबसे पहले उसके लिए एक सबसे बड़ा एक अगर कहें कि घात या कहें उसे बहुत बड़ा एक चोट पहुंचता है, तो वो होता है 1560 ईस्वी का। क्योंकि 1560 ईस्वी में जो इसका सबसे पसंदीदा या कहें कि विश्वसनीय सेनापति है, जिसका नाम है बैरम खान, जो इसका गार्जियन के नाम से भी जाना जाता था, तो उसकी हत्या हो जाएगी 1560 ईस्वी में। अब 1560 ईस्वी में जब बैरम खान की हत्या हो गई तो इसे बड़ा दुख हुआ, और 1560 ईस्वी में बैरम खान की मृत्यु होने के बाद या हत्या होने के बाद ये कुछ दिन तक राज्य से या कहें कि अपने साम्राज्य से थोड़ा दूर हटके रहता है। खैर, दूसरी चीज, एक प्रश्न ये भी आया हुआ है एसएससी में, एमटीएस में आया हुआ है कि बैरम खान को अकबर किस नाम से बुलाता था। तो ध्यान रखिएगा, उसका नाम था खान बाबा। ध्यान रखिएगा, क्या नाम था उसका? खान बाबा। ठीक है, खान बाबा के नाम से भी उसे बुलाया करता था। किसे? बैरम खान। देखते हैं आगे। देखिए, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे कि अकबर ने मालवा और गोंडवाना, गुजरात, बंगाल, ये सब सारी चीजें कवर किया। आज हम थोड़ा अकबर के बारे में मोटी मोटी चीजें बात कर लेते हैं कि कहां कहां से यानी कि ये एंट्री करता है और कैसे कैसे शासन करता है। क्योंकि मैं समझ रहा हूं कुछ थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, इस वजह से थोड़ा टाइम भी चला गया आप लोगों का 10-15 मिनट, बट आई होप कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, उसके लिए। हाँ, ठीक है। तो मैट्रिमोनियल, ये देखिए, एक अलायंस होता है। क्या हुआ कि आप लोग जैसे सुने होंगे बहुत बार कि जोधा अकबर से शादी होती है। अब जरा जोधा अकबर के बारे में समझ लीजिए दोस्तों, या जोधा बाई के बारे में समझ लीजिए। एक्चुअल में ये जो डॉटर होती है, यानी कि जोधा बाई जो होती है, ये राजा भारमल जो है वो आमेर के राजा हुआ करते थे। ठीक है, एक्चुअल में इनका नाम था हरखा बाई, यानी यहां पर केएच लगा लेना, हरखा बाई। ये कई बार क्वेश्चन यहां से भी आए हुए हैं आप लोगों के एग्जाम में कि हरखा बाई किसकी बेटी थी, ठीक है, या हरखा बाई किसकी पत्नी थी। ये दिल्ली पुलिस वालों के लिए है। तो वहां पर ये डाउट हो जाता है स्टूडेंट्स को कि हरखा बाई तो हमने पढ़ा ही नहीं, हरखा बाई कौन आ गया। बट ये हरखा बाई जो है, ध्यान रखिएगा, यही हरखा बाई जो जोधा बाई के नाम से जानी जाती थी। आगे चल करके हम जहांगीर के समय में भी पढ़ेंगे कि जोधा बाई एक और हुई जो जहांगीर की पत्नी थी, उनका नाम जगत गोसाई था। ठीक, हाँ। तो आगे ये भी समझिए कि हु वॉज रीनेम्ड एज मरियम उज जमानी, इन्हें मरियम उज जमानी भी कहा जाता था, या जोधाबाई के नाम से भी जाना गया। ठीक है, जो राजा भारमल, यहां से क्वेश्चन समझना कि 1562 ईस्वी में, हालांकि शादी के बारे में ईयर नहीं पूछेगा, बस इतना याद रखिएगा कि राजा भारमल की बेटी थी। और राजा भारमल कहां के राजा थे? तो राजा भारमल आमेर के राजा थे, जिनका वास्तविक नाम था, यानी कि जो जोधाबाई कही जाती हैं, उनका वास्तविक नाम था हरखाबाई, और इन्हें मरियम उस्मानी की उपाधि भी दी गई थी। क्लियर है? चलिए, एक बार मुझे कमेंट करके बताते जाइएगा कि यहां तक ठीक है। ठीक है, ठीक है रोहित जी। हाँ, यहां तक मुझे एक बार बता दीजिए कि आप लोगों को समझ में आया है, या कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है किसी को। बाकी आगे हम लोग धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे और उसके बाद एक एक करके टॉपिक डिस्कस करते रहेंगे। तब तक एक बार मुझे बता दीजिए कि यहां तक कि किसी को कोई प्रॉब्लम है। अब अगर एक बार एक प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि जो कालानौर है दोस्तों, कालानौर जो है ये वर्तमान में आपके गुरदासपुर के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, जो कालानौर है ये आपके गुरदासपुर, जहां से आपके सनी देओल यानी एमपी है, ध्यान रखना। ठीक, वेरी गुड। खान बाबा, वेरी गुड। ठीक है, स्वाति जी, हाँ ठीक है। मनीष तोमर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, उम्मीद है ऑल क्लियर सर। ठीक ठीक। अब यहां समझिए, जो अकबर है, अब अकबर जब
ऑल क्लियर रोहित जी, ठीक है, वेरी गुड। पिंकी जी ऑल क्लियर सर, ठीक है। अब जो अकबर है, अब देखिए अकबर शासन तो करना शुरू कर देता है, लेकिन अकबर के बारे में एक दो चीजें याद रखिएगा। अकबर ने गुजरात पर जब आक्रमण किया, तो गुजरात पर आक्रमण करने के बाद जब ये वापस आएगा, तो दोस्त इसने आगरा में एक शहर की स्थापना किया जिसका नाम रखा गया फतेहपुर सीकरी। आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे इसके बारे में नाम। तो फतेहपुर सीकरी जो है, ये आगरा में इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया? तो आफ्टर बैटल ऑफ गुजरात, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि किसने किया? तो उसका नाम होता है आपका अकबर। अब यहीं पर इसने वर्ल्ड फेमस यानी विश्व प्रसिद्ध सबसे बड़ा एक गेट बनवाएगा जिसका नाम रखा गया बुलंद दरवाजा। ठीक है, बुलंद दरवाजे के निर्माण किसने किया? तो अकबर ने किया। कब किया? तो आफ्टर बैटल ऑफ गुजरात। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, यहां से भी कई बार प्रश्न आते हैं। ठीक, अब देखिए अकबर के बारे में, अब बैटल ऑफ हल्दी घाटी के थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि जब अकबर का जिक्र हो तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी का ना हो तो ये भी रह जाएगा। देखिए अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बेसिक क्लास है, एक आप लोगों के बीच में इंटरेक्ट होना है ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि हाँ ये क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आप लोगों को यहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें मिलती रहेंगी। ठीक है, कल यानी संडे से आप लोगों को प्रॉपर शेड्यूल मिल जाएगा और मंडे से प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इसके लिए आप लोगों से मैं फिर से कहूंगा कि पायनियर प्लस एकेडमी जो है वो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन बिल आप प्रेस कर दीजिए जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। हाँ ठीक है, अब बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो होता है दोस्त, ये होता है 1576। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ये प्रश्न है कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुआ? तो ये होता है आपका 1576 ईस्वी में। 1575 ईस्वी में, इसी से एक साल पहले अगर हम बात करें तो इसने एक फतेहपुर सीकरी में, जिसके हम जिक्र कर रहे थे कि यानी कि इसने गुजरात युद्ध के बाद इसका निर्माण कराया था, तो फतेहपुर सीकरी में इसने दीवाने खास, या कहे कि सॉरी दीवाने खास नहीं, इबादत खाना, हाँ कमेंट पढ़ रहा था मैं थोड़ा, बुलंद दरवाजा, ठीक है, हाँ कोरियस क्वेश्चन, जी जी बिल्कुल अर्पित, वही इसी बात पे मैं डिस्कस कर रहा हूं। हाँ कई बार आते हैं बच्चे ये क्वेश्चन जो है ना, कि बैटल ऑफ जो हल्दी घाटी है, ये कई बार पूछा जाता है कि किसके किसके बीच में हुआ और कब हुआ था। तो 1576 यानी कि अकबर के द्वारा किया गया ये सबसे फेमस युद्ध है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। यानी कि अगर जैसे कुछ लोगों का बात किया जाए कि कुछ लोगों के द्वारा जैसे युद्ध जो हुए, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट बैटल कौन कौन से हुए, बहुत सारे बैटल लड़े गए। जैसे अगर आप लोग पढ़ेंगे कि महमूद गजनी के बारे में, तो महमूद गजनी जैसे भारत में 17 बार आक्रमण करता है और उसमें सबसे फेमस जो उसका अटैक होता है वो होता है आपका सोमनाथ टेम्पल पे होता है। दूसरा अगर आप एंशिएंट में चले जाएंगे तो अशोक के द्वारा बहुत सारे युद्ध किए गए, लेकिन उनमें सबसे फेमस जो छोटे बहुत बहुत युद्ध हुए, लेकिन उनमें सबसे फेमस युद्ध जो हुआ वो 261 में हुआ, जो कलिंग बैटल कहलाता है। तो इस तरीके से अकबर के द्वारा लड़ा गया युद्ध ये सबसे फेमस युद्ध किया गया। ठीक है, ये युद्ध होता है 18 जून को, 18 जून। कई बार ये इतना समझिए कि एसएससी का इतना फेवरेट क्वेश्चन है कि कई बार क्या करता है वो किसी सेट में दे देगा कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुआ, और फिर उसके बाद कई बार डेट पूछ लेता है। तो ध्यान रखिएगा इतिहास में कुछ ही का डेट पूछता है और उनमें से ये सबसे फेवरेट है। तो 18 जून का समय है और इसी दिन 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप यानी कि और अकबर की सेना के बीच में एक बैटल लड़ा गया जिसे बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ये हल्दी घाटी क्या है कि एक जो घाटी है ये येलो कलर की है, इसीलिए इसे, क्योंकि हल्दी यानी कि जो हल्दी है उसका भी कलर जो है येलो होता है, इसीलिए इसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा गया। ठीक, हल्दी घाटी का युद्ध किया गया। अब देखिए हल्दी घाटी में युद्ध जो हुआ ये अकबर की सेना के बीच में हुआ, अकबर डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं था इसमें। ठीक है, अब अकबर की सेना के बारे में पूछ लेते हैं क्वेश्चन। तो अकबर की जो सेना थी या सेनापति जो था, यानी कि अकबर के जो सेनाएं थे उसमें से जो मुख्य था सेनापति, उसका नाम था मान सिंह और आसफ खान। ध्यान रखिएगा ये प्रश्न पूछा जाता है एसएससी वगैरह में कि जो अकबर की तरफ से युद्ध हुआ था उसमें, या कहें हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसमें मुगल सेना का सेनापति कौन था? तो उसमें मुगल सेना का सेनापति था आसफ खान और मान सिंह। ध्यान रखिएगा।
अर्पित। क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चे? एक बार बता दीजिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो हम एक बार बात कर लेते हैं ऐसे, फिर उसके बाद हाँ, ताकि आप लोगों को शेड्यूल मिलता रहे प्रॉपर, और पता चलता रहे कि यानी कि ये अब प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी मंडे से, और सारा एक एक करके बेसिक चीजें, बेसिक से लेकर के आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अर्पित। हाँ, तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद अगर हम देखें तो दोस्तों क्या होता है कि 1572 में जब गुजरात पर अटैक हुआ, तो गुजरात आक्रमण के दौरान ही इसने पहली बार लाइफ में समुद्र का दर्शन किया। दर्शन इन द सेंस मैं यहाँ पे यूज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसने अभी तक समुद्र देखा नहीं है, और अभी तक कई ऐसे राजा हुए जिसने समुद्र को देखा ही नहीं था, है ना। जब तक आप उधर की तरफ जाएंगे नहीं, या कहें कि जैसे आप साउथ की तरफ नहीं जाएंगे, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि समुद्र कहां पर है और कैसे है। ठीक है, तो पहली बार इसने समुद्र, ये भी एक क्वेश्चन आता है, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि एसएससी में भी आया हुआ और एफसीआई में भी क्वेश्चन मैंने देखा है ये, कि इसमें पूछा गया कि पहली बार समुद्र किस युद्ध के दौरान अकबर ने देखा, तो वो था आपका बैटल ऑफ गुजरात। गुजरात युद्ध के दौरान इसने पहली बार समुद्र देखा। दूसरी बात, गुजरात युद्ध के दौरान ही इसने पुर्तगाल के लोगों से भी मिला, या पुर्तगीज जो थे उनसे ये मुलाकात करता है, बैटल ऑफ गुजरात। अब देखिए, गुजरात से कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं हमारे लिए कि गुजरात युद्ध कब हुआ? 1572 में। गुजरात युद्ध के दौरान इसने पहली बार समुद्र को देखा। गुजरात युद्ध के दौरान ही इसने क्या देखा? पुर्तगीज से मिला। गुजरात युद्ध के बाद ही इसने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया। गुजरात युद्ध के बाद ही इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। ठीक है, तो ये सब भी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, और ये सब भी चीजें बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं अकबर से। ठीक है, हाँ, तो एक बार मुझे बताते जाइएगा यहां तक गुजरात युद्ध या कहें कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी क्लियर हो गया ना आप लोगों का? बाकी प्रशासन के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इसके बारे में हम लोग डिसाइड यानी कि बात करते रहेंगे। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए आज जो है दोस्तों ये ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना हमें, क्योंकि बस जैसे थोड़ा बहुत ऊपर से लेके चल रहा हूं मैं। ज्यादा मंडे से जब हमारी प्रॉपर क्लासेस चलेंगी तो हम मिडाइवल हिस्ट्री को स्टार्ट ही करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं, कभी ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना हमें, या नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी, या नेक्स्ट क्लास यानी कि मंडे से आप लोगों को प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो उस समय हम लोग इसके बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे। अब देखिए, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करते थे, यानी कि इसके मंत्रिपरिषद जो हुआ करता था, उसे सबसे पहले आप समझिए कि वजीर या दीवान के नाम से जाना जाता था। ये भी कई बार पूछा गया है, दिल्ली पुलिस में पूछा गया है, आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में भी आया हुआ क्वेश्चन है, और ये मध्य प्रदेश पीसीएस में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार में रहने वाले दीवान अन्य किस नाम से जाने जाते थे, या वजीर अन्य किस नाम से जाने जाते थे, या ऐसे क्वेश्चन आया हुआ कि हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट किस मंत्रा या किस नाम से जाना जाता था। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हुआ करता था उसका नाम था वजीर या दीवान। अगर आप लोग पढ़े होंगे कभी हिस्ट्री में, तो दीवाने आम या दीवाने खास, ये आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे भी। दीवाने आम, दीवाने खास, ये सबसे ज्यादा फेमस हुआ। दीवाने आम, दीवाने खास जो नाम है ये फेमस होगा आपके शाहजहां के समय में, क्योंकि शाहजहां ने जितनी इमारतें बनवाई है, खास करके जैसे दिल्ली लाल किला हो गया, आपका आगरा का किला हो गया, ठीक है, या लाहौर के किले के अंदर इसने दीवाने आम बनवाए हैं। अब ये दीवाने आम क्या हुआ करता था, ये दीवाने खास क्या हुआ करता था, ये सब हम लोग पढ़ेंगे जब हम आएंगे शाहजहां के टाइम पे। ठीक है, तो ही वाज रिस्पांसिबल फॉर ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड हेल्ड कंट्रोल ओवर खलीसा, जागीर एंड इनाम्स, लैंड्स। ध्यान रखिए एक चीज और, लैंड्स की जो बात की जा रही है, अगर आप लोग इल्तुतमिश के बारे में पढ़े होंगे तो इल्तुतमिश के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है अर्पित, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप पढ़े होंगे इल्तुतमिश के बारे में, तो उसने एक सिस्टम लागू किया था जिसका नाम था इक्ता सिस्टम। अब इक्ता सिस्टम क्या होता था, तो दोस्तों वो भी एक लैंड रेवेन्यू से मतलब रखा था, यानी जमीन से हुआ करता था, जिसे उसने
डिवाइड किया था। तो उसी में याद रखिएगा कि जागीर एंड इनाम लैंड्स, यानी कि ये दिया जाता था। जैसे अगर आप पढ़ेंगे कि जहांगीर के बारे में, तो जहांगीर के समय में 1608 में विलियम हॉकिंस नामक एक अंग्रेज आया हुआ था, जिसे मनसबदार नियुक्त किया गया था और खान की उपाधि दी गई थी। तो वो सब भी हम लोग मीर बख्शी देख लेते हैं। द मीर बख्शी यानी कि हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट, ठीक है, एंड पे मास्टर्स ऑफ ऑल मनसबदार्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। मीर बख्शी किसे कहा जाता था? तो मीर बख्शी जो होता था वो मिलिट्री डिपार्टमेंट यानी जो सेना अध्यक्ष हुआ करता था उसे मीर बख्शी का नाम दिया गया था। द काजी, काजी जो होते थे दोस्त, ये चीफ जज होते थे। जैसे आज वर्तमान समय में आपके जज होते हैं, उनमें आपके हाई कोर्ट के जज हो गए, जैसे मान लीजिए उनमें एक चीफ जस्टिस होते हैं, या आपके सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस होते हैं उनमें एक चीफ जस्टिस होते हैं। तो उसी तरीके से काजी जो होते थे उनमें एक चीफ जज होते थे एज द चीफ सरदार एंड द सुपरवाइजर ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड। तो एक चीफ जज हुआ करता था, उसका एक पोस्ट हुआ करता था जिसे हम लोग न्यायाधीश ही कहा करते थे। एक काजी का पोस्ट हुआ करता था। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे या फिर कभी पढ़ा होगा इतिहास में, तो आप लोग सुनेंगे या समझेंगे कि काजी की एक उपाधि दी गई थी या काजी की उपाधि ली गई थी। अब ये कौन दिया था, कौन लिया था, एक बार मुझे कमेंट करके फटाफट बता दीजिए। अगर आप लोगों ने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा होगा तो दिल्ली सल्तनत में भी एक नाम आता है, किसने काजी की उपाधि दी। अब किसे दिया और किसने दिया, ये मुझे आपको बताना है। आप लोग ये मुझे बताइए कि काजी की उपाधि किस व्यक्ति को दिया गया और काजी की उपाधि किस व्यक्ति ने दिया और किसे दिया, ये फटाफट मुझे कमेंट करके एक बार बता दीजिए। और मुझे उम्मीद है आप लोग बताएंगे, क्योंकि आप लोगों ने इसमें से कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जैसे अगर मैं बात करूं कि ऋषिराज हो गए, अर्पित हो गए हैं, और चलिए अर्पित तो अभी बिजी हैं थोड़ा, बाकी 2-4 और जैसे रोहित हो गए, ठीक है जी। तो ये सब कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। तो इन लोगों को फटाफट बताना है मुझे कि ये मतलब कौन था जिसने काजी की उपाधि दी थी और काजी की उपाधि किसे दिया गया था। फटाफट एक बार मुझे कमेंट करके आप लोग बता दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को याद है वो सारी चीजें। या जो नहीं भी पढ़े हैं वो भी फटाफट मुझे बता सकते हैं। बताइए भाई। कोई कमेंट नहीं आ रहा आप सबका। दिल्ली सल्तनत में पढ़े होंगे अगर आप लोग। चलिए, बाबर को शायद अर्पित, बच्चे मैं दिल्ली सल्तनत की बात कर रहा हूं अर्पित, और बाबर तो मुगल वंश आ जाएगा ना। दिल्ली सल्तनत की बात कर रहा हूं मैं कि दिल्ली सल्तनत में किसी ने किसी को काजी की उपाधि दी थी, और वो कौन था, काजी की उपाधि लेने वाला, और कौन था काजी की उपाधि देने वाला। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। तो मोहम्मद बिन तुगलक नामक एक शासक हुआ था दिल्ली सल्तनत में, जो आपके 1325 से लेकर के 1351 तक शासन किया था। तो उसी के समय में एक मोरक्को का एक ट्रैवलर था जिसका नाम था इब्न बतूता। वो इब्न बतूता जब भारत में आया था तो उसी को इब्न मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी की उपाधि दी थी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए वेरी गुड। तो वकील और प्राइम मिनिस्टर भी उसी तरीके से है, डिड नॉट एक्सरसाइज द इफेक्टिव अथॉरिटी, ही वाज ओनली द हेड, ठीक है। देखिए, अब देखिए यहां पर एक अभी जो हमने बात किया था कि सबसे ज्यादा जो फेमस होगा दीवाने आम दीवाने खास, तो जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है दोस्त, यहां पर अकबर हेल्ड रेगुलर मीटिंग्स विद हिज सीनियर ऑफिसर्स इन द दीवाने खास, यानी जो उसके मेन हुआ करते थे। अगर आप लोग जैसे लाल किला जाएंगे, कभी दिल्ली के लाल किला वगैरह जाएंगे, तो वहां पर देखेंगे कि 2 अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, या कहें कि बिल्डिंग है।
जिसमें से एक नाम हुआ करता था दीवाने खास और एक का नाम होता था दीवाने आम। तो यहाँ पर जो सीनियर ऑफिसर होते थे, अब आप देखेंगे अगर इसमें तो अकबर जो है, यानी कि एक चित्र बना हुआ है जिसमें अगर उसे हम अकबर माने तो वो वहीं पर बैठता था और जो इसके सीनियर और जो कुछ खास वर्ग के ऑफिसर्स होते थे उन लोगों से वो यहीं पर मुलाकात किया करता था और उसके बाद वहीं से ये अपनी पॉलिसी या कहें रणनीतियां तय किया करता था। ठीक है, तो दीवाने आम वेयर ही वुड रिसीव पेशेंट्स और लिसन टू देयर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व मेनी केसेस ऑफ द स्पॉट। यानी क्या होता था कि जो दीवाने आम हुआ करते थे यहाँ पर लोग आते थे और अपने यानी कि जनता एक तरीके से आती थी और उसके बाद वो अलग अलग बातें अपनी बताती थी तो उसका सॉल्यूशन किया जाता था। आम समझ रहे हैं, वर्तमान में आम आदमी पार्टी भी है एक आप लोगों की। चलिए, तो प्रोविंशियल अगर बात करें एडमिनिस्ट्रेशन से तो ये सब भी चीजें जो दीवान यानी कि ये, हाँ ठीक है, सॉरी कंफ्यूज, कोई बात नहीं, काजी एंड गाजी कोई बात नहीं। हाँ, गाजी की उपाधि दी गई यानी कि उसने लिया था और बाकी वो काजी की उपाधि, काजी का मतलब होता है जज या न्यायाधीश, कोई नहीं अर्पित जी। ठीक है, तो अब यहां पर समझना है कि जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके अगली क्लास में। रेवेन्यू के बारे में देख लीजिए। अकबर जो था तो दोस्तों यानी कि इसने, अगर कई लोगों को इसमें सही से ना दिख रहा हो तो मैं आपको बता देता हूं कि कुछ चीजें कि अकबर ने रेवेन्यू जारी किया था। अब वो सिल्वर कॉपर, ये देखिए हाईलाइट किया गया है कि सिल्वर कॉपर एंड गोल्ड कॉइन्स, ये भी याद रखिएगा कि इसने 3 प्रकार के कॉइन जारी किए थे। कई बार ये प्रश्न आते हैं कि उसके यानी कि कौन कौन से, उसमें लेड भी आता है, उसमें कॉइन भी, सिल्वर भी आता है, ठीक है, उसमें कॉपर भी आता है। तो ये तीनों प्रकार की कॉइन जारी किया था जिसमें आपका सिल्वर है, कॉपर है और गोल्ड कॉइन है। आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग सिक्के हुआ करते थे उस समय के। ठीक है, चलिए अब समझ में आया अर्पित जी, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, या और भी बाकी लोग बताते जाएंगे जिससे अगर कोई भी समस्या होगी, कोई प्रॉब्लम होगी कि कहाँ पर समझना है, क्या समझना है। तो मैंने जैसे कि पहले ही बताया था कि हम ज़्यादा एंटर नहीं करेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे, बस केवल थोड़ा बहुत बेसिक मैं बताता चलूंगा। फिर उसके बाद जैसे ही आप लोगों के रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो उस पर हम लोग बाकी अच्छे से, बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, जिससे आपका एसएससी का हो गया, आपका जो भी एग्जाम होते हैं, चाहे आपके दिल्ली पुलिस का हो गया, यूपी पुलिस का हो गया, यूपीएसआई का हो गया, क्योंकि यूपीएसआई से भी बहुत सारे प्रश्न और खास करके काफी डीप में क्वेश्चन आते हैं और अब एसएससी भी काफी डीप में क्वेश्चन पूछने लग गया है। तो वो ऐसा नहीं है कि आप कुछ किताबें पढ़ करके तब पास हो जाते थे, और हालांकि रोल इसका जो भी है अलग अलग एग्जाम में समझ ही रहे हैं कि इसका रोल बहुत ही हो जाता है हिस्ट्री का। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग अभी एक थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में यानी कि हम लोग इसे डिस्कस करते जा रहे हैं जिससे आप लोगों को समस्या ना हो और आप लोग पढ़ते रहें। दूसरी चीज अगर मैं कहूं कि जब ये अकबर, हमने बात किया कि भाई बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ, या फिर उसके बाद जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि जो एक टैक्स लगाया करता था ये, ठीक है, एक टैक्स सिस्टम चलता था। जैसे अगर आप लोग पढ़ेंगे जब मिडाइवल हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे तो दोस्तों एक टैक्स हुआ करता था जिसका नाम था जजिया टैक्स। ये पूरे इतिहास में खास करके मिडाइवल हिस्ट्री में आपके जो मुगल वंश है या मुगल वंश के बाद तक, हालांकि मोहम्मद सारंगीला तक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपका जजिया टैक्स का। तो जजिया टैक्स जो है इसे हटाया गया अकबर के द्वारा, लेकिन अभी ये अकबर के समय तक हटेगा, फिर बाद में जाकर के ये फिर से लागू हो जाएगा। इस पर भी हम डिस्कस करेंगे, बस केवल इतना याद रखिएगा कि अकबर के समय तक ये कुछ, ठीक है, कुछ दिनों तक ये हटा दिया जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये सारी चीजें होती हैं दोस्त। और इसके बाद इसके दरबार में 9 रत्न भी रहते हैं, ये भी हम लोगों ने सुना है कि 9 रत्नों का ये दरबार माना गया है, ये बड़ा फेमस रत्न हुआ करता था। तो 9 रत्न का मतलब क्या होता है ये भी समझ लेते हैं और जरा समझते हैं कि 9 रत्न कौन कौन से हुआ करते थे। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को स्लाइड दिखा देता हूं, ये हमारे पास बना हुआ है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं एक बार, शायद नहीं है, मैं आपको लोगों को बता देता हूं कि अकबर के जो 9 रत्न हुआ करते थे
उनमें से एक सबसे फेमस थे जैसे कि तानसेन, बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, भगवान दास, ठीक है, अब्दुर रहीम खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुकाम। यानी कहने का मतलब इनमें से कुछ ऐसे लोग थे, जो चुनिंदा लोग थे, जो यानी कि साम्राज्य में आपके सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करते थे, उन लोगों का नाम यहाँ पर नवरत्नों में रखा गया था। उनमें से जो आप लोगों का प्रश्न पूछा जाएगा या जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्त, वो बनेंगे आपके बीरबल से, वो बनेंगे आपके तानसेन से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तानसेन से और उसके बाद पूछे जाते हैं आपके बीरबल से। क्योंकि जब आप एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी वगैरह का ध्यान रखिएगा कि एसएससी में कई बार, अब वो समय जाने दीजिए कि वो समय तानसेन पूछ लिया जाता था कि तानसेन किसके दरबारी कवि हुआ करते थे, ये सब छोटे छोटे एग्जाम में अब भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन अब वो जो पूछा जाता है वो तानसेन के बुक्स के नाम पूछे जाते हैं कि तानसेन के द्वारा लिखी गई किताबों के नाम बता दीजिए, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो तानसेन के बारे में पूछ लेगा कि कौन सी उपाधि अकबर के द्वारा दिया गया, ठीक है। तो उनमें से जैसे अगर हम बात करें तो मियाँ की टोडी, मियाँ की मल्हार, ठीक है, और उसके बाद मियाँ की सारंग, ये 3 किताबें हैं जो तानसेन के बारे में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि तानसेन के द्वारा। दोबारा आएगा पिंकी तिवारी, हाँ बिल्कुल, ये औरंगजेब के टाइम पर आएगा, और औरंगजेब के जब हम पढ़ेंगे, या औरंगजेब का जो टाइम पीरियड है उसमें यानी 1707 तक चलेगा औरंगजेब, और उसके बाद हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। अभी केवल अकबर के बारे में बताते हैं, अकबर के बारे में, इसके बारे में जानकारी देते हैं आप लोगों को थोड़ा सा। तो हमने कहा कि जो और तानसेन के द्वारा लिखी गई किताबें थी, उनमें से कुछ किताबें मैंने आप लोगों को बता दिया कि मियाँ की टोडी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी कान्हड़ या दरबारी कन्नड़ा, ये कुछ किताबें हैं जो तानसेन के द्वारा लिखी गई हैं और ये बड़ी ही फेमस है। आजकल के समय में ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, कई एग्जाम में मैंने देखा ये पूछा गया। दूसरी चीज अगर बात करें कि जो तानसेन थे, ठीक है, इनको एक उपाधि दी गई थी, उस उपाधि का नाम पूछता है, उस टाइटल का नाम पूछा जाता है कि उस अकबर के द्वारा दिया गया उपाधि किस नाम से जाना जाता है, या कौन सी उपाधि अकबर ने तानसेन को दिया था। तो दोस्त उसका नाम है कंठभरण वाणी विलास। ध्यान रखिएगा, कंठभरण वाणी विलास की उपाधि दी गई थी। और अकबर यानी कि जो तानसेन है, इनका नाम जो रियल नाम भी पूछा गया, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में कई बार आया कि इनका वास्तविक नाम क्या था, तो इनका वास्तविक नाम हुआ करता था यानी तानसेन का रामतनु पांडु। ये भी ध्यान रखिएगा, रामतनु पांडे इनका वास्तविक नाम हुआ करता था, कंठभरण वाणी विलास की उपाधि दी गई थी, ठीक है। और ये 9 रत्नों में से एक रत्न हुआ करते थे। तानसेन यानी कि इनके दरबारी कवियों में से भी एक हुआ करते थे, ठीक है। तो तानसेन के बारे में मैंने 2-3 किताबें भी बता दी है कि ये बुक्स हैं इनके, ये किताबें इनके आते हैं। तो बीरबल की अगर बात करें दोस्तों, तो बीरबल जो थे ये राजा की उपाधि दी गई थी इन्हें अकबर के द्वारा, ठीक है, और कविराज की भी उपाधि दी गई थी बीरबल को। बीरबल का वास्तविक नाम जो था वो हुआ करता था इनका महेश दास। ये खास करके जो दिल्ली पुलिस वगैरह या एमटीएस वगैरह के एग्जाम है उसमें कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं कि बीरबल का वास्तविक नाम क्या है, तो वो है आपका महेश दास। ये भी ध्यान रख लीजिएगा। अकबर के दरबार में, हाँ सीवी तिवतिया, वेरी गुड, महेश दास इनका वास्तविक नाम हुआ करता था। आप लोग बताते जाया करें, अगर कोई दिक्कत हो तो वो भी बताते जाएं, बाकी जो क्वेश्चन अगर मैं पूछ रहा हूं वो सब भी, हाँ ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए यहां पर एक मैंने आप लोगों को नवरत्नों में से एक रत्न बताया था दोस्तों, वो था आपका अब्दुर रहीम खाने खाना। तो चलिए जरा बता दीजिए कि अब्दुर रहीम खाने खाना कौन था। ये फटाफट मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि अब्दुर रहीम खाने खाना कौन था, जिसका नाम पहले अब्दुर रहीम था, बाद में अब्दुर रहीम खाने खाना पड़ गया। या इसके बारे में बताऊंगा कि अब्दुर रहीम खाने खाना कैसे बना। जल्दी, 1 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, फटाफट। मैंने पूछा कि अब्दुर रहीम कौन था या अब्दुर रहीम खाने खाना कौन था, कौन, जल्दी कोई जो भी कमेंट करना चाहे। सन ऑफ खान बाबा, वेरी गुड गुंजन रावत, सन ऑफ खान बाबा। देखिए खान बाबा यानी कि अगर हम बात करें, अभी हमने डिस्कस किया कि खान बाबा किसे कहते हैं, तो खान बाबा कौन था,
तो वो थे आपके बैरम खान। बैरम खान का एक बेटा था जिसका नाम था अब्दुर रहीम। जब 1560 में यानी 1560 ईस्वी में बैरम खान की मृत्यु हो जाती है तो अकबर के पास आता है और उसके यानी कि उसकी वाइफ या विडो जो होती है वो दोनों आते हैं और वहीं पे खान जो खान बाबा होते हैं यानी कि बैरम खान जो होते हैं उनको अकबर ने एक टाइटल दिया था, एक उपाधि दी थी जिसका नाम था खान ए खाना। ठीक है, खाने खाना की उपाधि किसे दिया गया था? तो वो दिया गया था बैरम खान को। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई थी, हाँ, खान बाबा सन, तो जैसे ही उनकी मृत्यु हो गई थी यानी कि उसके बाद जब नवरत्न में एंट्री होती है अब्दुल रहीम की, तो वो जो टाइटल था, वो जो उपाधि थी खान बाबा की, वो उपाधि दे दी जाती है अब्दुल रहीम यानी उनके बेटे को। तो वहीं से अब्दुल रहीम खाने खाना के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, दूसरी बात अब देखिए कि जो अकबर का टाइम पीरियड है, इसी टाइम पीरियड में आपके रामचरितमानस के लेखक यानी कि राइटर जो है उनका नाम क्या था? तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास भी अकबर के ही समकालीन है, ये भी ध्यान रखिएगा। तुलसीदास जो है वो अकबर के समकालीन है। यही समय में यानी कि आपके रामचरितमानस जो कि यानी कि हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है, उसकी रचना की गई थी। तो ध्यान से समझिए अगर आप, तो रामचरितमानस और एक रामायण, दो ग्रंथ हैं। ठीक है, एक रामचरितमानस है, एक रामायण है। तो रामायण किसने लिखा था ये बता दीजिए और कौन सी भाषा में लिखा गया था? जल्दी, 30 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, अगर मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैंने पूछा रामायण किसने लिखा था, रामचरितमानस तो तुलसीदास ने लिखा था, वो मैंने बता दिया। अब मुझे आप बता दीजिए कि रामायण किसने लिखा था और कौन सी भाषा में लिखा गया था। महर्षि वाल्मीकि इन संस्कृत। ठीक है, इनकी जी बहुत बढ़िया। अगर इसी में मैं कहूं कि भाई जो रामचरितमानस लिखा गया वो किस भाषा में लिखा गया? वाल्मीकि, मनीष जी बहुत बढ़िया, वाल्मीकि जी ने लिखा था। और इन्हें ध्यान रखिए, वाल्मीकि जी को आदि कवि भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा कि संस्कृत। ठीक है, आप मैंने रामचरितमानस पूछा है, रामायण आप बता रहे हैं संस्कृत में शायद, तो मैंने पूछा कि रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखा गया? वाल्मीकि जी ने अवध नहीं होता पिंकी जी, अवधि होता है। ठीक है, अवध तो प्लेस का नाम है। मनीष जी नहीं, संस्कृत नहीं अवध, ये है आपका अवधी भाषा में। ठीक है, तुलसीदास अवध नहीं, हाँ तुलसीदास ने लिखा था, ये अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो कभी कभी क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाँ वेरी गुड, तो ये अवधी भाषा में लिखा गया आपका, जो कि उत्तर प्रदेश के खास करके जो लखनऊ का प्रांत है वहां पर जो भाषा बोली जाती है, उधर से लेकर के इलाहाबाद वगैरह जो बेल्ट है, ये सब जो प्रांत है यहाँ पर अवधी लैंग्वेज की यूज किया जाता है, इसीलिए इसको अवधी क्षेत्र या अवधी भाषा के नाम से भी जाना जाता है। तो अवधी भाषा में ही इन्होंने लिखा था। अब देखिए जरा हम अगर बात करें कि अकबर के बारे में, तो अकबर जैसे कि आप अगर देखेंगे कि अकबर ने, हमने बात किया कि जैसे बुलंद दरवाजा वगैरह के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बीरबल जो थे, बीरबल को हम बात कर रहे थे कि बीरबल को इसने राजा और कविराज की उपाधि दी थी। यहीं पर बीरबल ने बीरबल के मरने के बाद यानी कि बीरबल प्लेसेस का भी निर्माण कराया गया था। ठीक है, और जामा मस्जिद दिल्ली में जो है, ये चीज थोड़ा करेक्शन करना है कि यानी कि वो गलती से आ गया, जामा मस्जिद का निर्माण जो है वो अकबर ने नहीं कराया था, वो कराया था आपके शाहजहां ने। ये हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, जोधा भाई प्लेस, हाँ जोधा भाई, और ये भी बनाया गया था उसके द्वारा, अकबर के द्वारा। बाकी चीजें थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूं कि इनके दरबार में जो यानी कि जगत गुरु की उपाधि दी गई थी, वो दी गई थी हरविजय सूरी नामक एक जैन मुनि हुआ करते थे, उनको दिया गया था। ठीक है, और अकबर नामा जो है वो लिखा गया था। खास करके देखो जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि महाभारत, अकबर के ही दरबार में महाभारत का अनुवाद किया गया था बदायूनी के द्वारा। ठीक है, बदायूनी और अबुल फजल मिलकर के इन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम रखा था रज्मनामा। रज्मनामा का मतलब होता है युद्धों का किताब। अब ये जो किताब हुआ करता था, ये किताब हुआ करता था आपका महाभारत का ही ट्रांसलेट किया गया था। ये कई बार आपके प्रश्न पूछे गए, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं,
कि रज्मनामा को किस किताब का अनुवाद है, तो वो है आपका, ठीक है, वो है आपका किसका, महाभारत का। ठीक है, तो महाभारत को किसने लिखा था, तो वो लिखा था आपके वेद व्यास ने। ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी जो चीजें हैं ये सब चीजें हम लोग पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे, और आज का थोड़ा यहीं पे सेशन एंड करते हैं, और अगली क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे, और संडे को आप लोगों को यहाँ पर सारा सिलेबस या कहीं सारा डिटेल आप लोगों को मिल जाएगा। और जाने से पहले मैं एक बार फिर से बता दूं आप लोगों को कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पायनियर प्लस एकेडमी को, और शेयर करिए जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके। आप लोगों को मैं यहाँ रेगुलर